नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को लेकर तीखा हमला बोला है। पार्टी नेता जयराम रमेश ने मोदी को मौनी बाबा कहा और आरोप लगाया कि ट्रंप जब भी ऑपरेशन सिंदूर या रूसी तेल आयात पर दावा करते हैं तो पीएम मोदी चुप्पी साध लेते हैं। ट्रंप ने हाल ही में दोहराया है कि मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, जबकि भारत ने इस दावे को सख्त शब्दों में खारिज किया है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि पीएम मोदी और ट्रंप के बीच किसी तरह की कोई बातचीत फोन पर नहीं हुई है। कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार की चुप्पी विदेश नीति में असंगति दिखाती है और यह जनता के सवालों को अनदेखा करने जैसा है। वहीं मोदी सरकार की ओर से अब तक इस विवाद पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब बिहार में 24 घंटे में 9 हत्याएं हो रही हैं, तो क्या यह जंगल राज नहीं है। पवन खेड़ा ने अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि वे न तो घुसपैठ रोक पा रहे हैं, न अपराध, फिर भी गृह मंत्री बने हुए हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। दरअसल अमित शाह शुक्रवार को बिहार के दौरे पर थे, जहां उन्होंने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी पर आरोप लगाया कि वे फिर से जंगलराज लाना चाहते हैं। इस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा पहले अपने गृह मंत्री की जवाबदेही तय करे। खेड़ा ने यह भी बताया कि बिहार में महागठबंधन के सीट बंटवारे पर लगभग सहमति बन चुकी है और सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को पटना में कहा कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा उचित समय पर बहाल किया जाएगा और लद्दाख के लोगों की जायज मांगों का भी सही समाधान निकाला जाएगा। उन्होंने दावा किया कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर ने यू टर्न लिया है और पिछले 9 महीनों में वहां किसी भी स्थानीय आतंकवादी की भर्ती नहीं हुई। शाह ने कहा कि वहां लोकतंत्र बहाल हो चुका है, पंचायत व नगरपालिका चुनाव हो चुके हैं, विधानसभा चुनाव भी हो चुके हैं और अब राज्यसभा चुनाव जल्द होंगे। लद्दाख के मुद्दे पर सरकार लेह कारगिल समितियों से बातचीत कर रही है। सोनम वांगचुक के मामले पर उन्होंने कहा कि यह अदालत में है और अदालत उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर फैसला करेगी। उन्होंने माओवादियों के खिलाफ अभियान का जिक्र करते हुए बताया कि 600 शिविर ध्वस्त किए गए हैं और माओवाद 31 दिसंबर 2026 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मठौरा से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की उम्मीदवार सीमा सिंह का नामांकन रिटर्निंग ऑफिसर ने खारिज कर दिया है। दस्तावेजों में पाई गई तकनीकी त्रुटियों के कारण उनका नामांकन रद्द हुआ। सीमा सिंह पार्टी की प्रमुख उम्मीदवारों में से एक थीं और लोकप्रिय भोजपुरी अभिनेत्री हैं। उनके साथ ही निर्दलीय उम्मीदवार अल्ताफ आलम राजू, विशाल कुमार और बसपा के आदित्य कुमार के नामांकन भी रद्द कर दिए गए। इस फैसले से मठौरा निर्वाचन क्षेत्र में हलचल मच गई है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया कि रक्षा मंत्री मौलवी मोहम्मद याकूब के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय अफगान प्रतिनिधि मंडल वार्ता के लिए कतर रवाना हुआ है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि शुक्रवार की रात पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत के नागरिक इलाकों पर हवाई हमले किए, जिसमें कई लोगों की मौत और कई लोग घायल हुए। मुजाहिद ने इन हमलों को अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन बताया और कहा कि देश को जवाब देने का पूरा अधिकार है। वहीं पाकिस्तानी सुरक्षा सूत्रों ने दावा किया कि हमले में हाफिज कुल बहादुर समूह के ठिकानों को निशाना बनाया गया। हाल ही में दोनों देशों ने 48 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की थी, लेकिन एक दूसरे पर उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और खुफिया प्रमुख जनरल असीम मलिक शनिवार को कतर में अफगान प्रतिनिधि मंडल से बातचीत करेंगे। सरकारी टीवी के बयान में कहा गया है कि रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और खुफिया प्रमुख जनरल असीम मलिक आज अफगान तालिबान के साथ वार्ता के लिए दोहा जा रहे हैं। यह वार्ता इस्लामाबाद के उस हवाई अभियान के एक दिन बाद हो रही है जिसमें कम से कम 10 लोग मारे गए और 2 दिन का संघर्ष विराम टूट गया। अफगान पक्ष ने कहा कि पाकिस्तान ने पक्तिका प्रांत में 3 जगह हवाई हमले किए और युद्ध विराम तोड़ा। स्थानीय अस्पतालों के अनुसार मृतकों में बच्चे भी हैं और 3 क्रिकेट खिलाड़ी भी मारे गए। पाकिस्तान का कहना है कि उसने सीमा पर हाफिज कुल बहादुर समूह का निशाना बनाया, जिसे वह तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी से जुड़ा मानता है और जो उत्तरी वजीरिस्तान में हमला कर चुका था। दोनों पक्ष 15 अक्टूबर को शुरू हुए 48 घंटे के युद्ध विराम की शर्तों पर असहमति जताते रहे। वार्ता का लक्ष्य तनाव घटाना
और नई हिंसा को रोकना बताया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष को हल करना उनके लिए आसान है। व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ कामकाजी लंच के दौरान ट्रंप ने कहा कि उन्होंने पहले भी कई वैश्विक युद्धों को हल किया है। ट्रंप ने कहा कि मैं लोगों की जान बचाना पसंद करता हूं और अब तक लाखों जिंदगियां बचाई हैं। यह बयान ऐसे समय में आया है जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 48 घंटे का युद्ध विराम समाप्त हो गया था। वहीं तालिबान ने कहा कि इस दौरान पाकिस्तान ने हवाई हमले किए, जिससे दोनों पक्षों के बीच समझौता टूट गया। वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर का तहखाना 54 साल बाद खुला है। इससे पहले यह तहखाना आखिरी बार 1971 में खोला गया था और तब से यह बंद था। तहखाना खोलने के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बनाई हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष, हाई कोर्ट के पूर्व जज और जिला अधिकारी मौजूद रहे। इसके साथ ही कमेटी में शामिल 4 सेवायत गोस्वामी भी इस प्रक्रिया में शामिल थे। प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था के तहत मीडिया को तहखाने तक जाने की अनुमति नहीं दी गई। माना जा रहा है कि तहखाने में करोड़ों रुपए का खजाना मौजूद है। कोर्ट की ओर से बनाई गई बांके बिहारी मंदिर मैनेजमेंट हाई पावर कमेटी ने इस ऐतिहासिक तहखाने को 54 साल बाद खोलने का जिम्मा संभाला और इसे सुरक्षित तरीके से निष्पादित किया गया। इस घटना को धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लद्दाख में जारी आंदोलन के बीच शनिवार को प्रशासन की सख्त पाबंदियों के बावजूद लोगों ने शांति मार्च निकाला। लेह एपेक्स बॉडी यानी LAB के सह अध्यक्ष चेरिंग तोरजे लाकरूप को नजरबंद रखा गया, जबकि मोबाइल इंटरनेट शुक्रवार की रात से ही बंद था। केंद्र सरकार ने 24 सितंबर की हिंसा की न्यायिक जांच का आदेश दिया है, जिसकी अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज BS चौहान करेंगे। इस घटना में 4 लोगों की मौत और करीब 100 लोग घायल हुए थे। प्रशासन ने लेह और करगिल में BNS की धारा 163 के तहत रैली और मार्च पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन लोग सड़कों पर उतर आए और सेंट्रल पॉइंट नमग्याल चौक पर शांति मार्च किया। नेताओं ने पूरे लद्दाख में शाम 6 से 9 बजे तक ब्लैकआउट का आह्वान किया ताकि हिंसा के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी जा सके। LAB राज्य का दर्जा, नौकरियां और पर्यावरण संरक्षण की मांग पर आंदोलन चला रहा है। करगिल में भी मुस्लिम और बौद्ध समुदायों ने मिलकर शांति मार्च में हिस्सा लिया। लद्दाख में तनाव का माहौल बना हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन की अंतिम तिथि खत्म होने के बावजूद इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हो सकी है। कांग्रेस ने गुरुवार रात को अपनी पहली लिस्ट जारी कर 48 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए, लेकिन गठबंधन के अन्य दलों ने अभी तक अपनी सूचियां सार्वजनिक नहीं की हैं। इस देरी का नतीजा यह हुआ है कि कम से कम 7 विधानसभा सीटों पर गठबंधन के सहयोगी दल एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं। हालांकि 20 अक्टूबर सोमवार तक नाम वापसी का मौका है और हो सकता है कि महागठबंधन इस मतभेद को दूर कर ले, लेकिन शनिवार की स्थिति यही है कि 7 सीटों पर महागठबंधन के सारे दल एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। लखनऊ में ब्रह्मोस एयरोस्पेस यूनिट के कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की ताकत और आत्मनिर्भरता को दुनिया के सामने साबित किया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अब पाकिस्तान की हर इंच जमीन ब्रह्मोस मिसाइल की पहुंच में है। राजनाथ सिंह ने बताया कि लखनऊ की यूनिट से जल्द पहली खेप मिसाइलों की डिलीवर की जा रही है। यह यूनिट 200 एकड़ में 380 करोड़ रुपए की लागत से बनी है, जहां हर साल करीब 100 मिसाइल सिस्टम तैयार किए जाएंगे। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत अब सभी मिसाइल पुर्जे देश में ही बनाएगा, जिससे विदेशी निर्भरता खत्म होगी। उन्होंने बताया कि ब्रह्मोस अब मेड इन इंडिया से आगे बढ़कर एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है और फिलीपींस को निर्यात का अनुबंध हो चुका है। राजनाथ सिंह ने CM योगी आदित्यनाथ की भी सराहना की और कहा कि यूपी अब रक्षा और तकनीकी विकास का नया केंद्र बन गया है। दिल्ली के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में गुरुवार को बड़ा विवाद तब हुआ जब DU-SU की संयुक्त सचिव और ABVP सदस्य दीपिका झा ने अनुशासन समिति की बैठक के दौरान प्रोफेसर सुजीत कुमार को थप्पड़ मार दिया। घटना पुलिस की मौजूदगी में हुई, जिसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय ने प्राणी शास्त्र विभाग की प्रोफेसर नीता सहगल की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय जांच समिति बनाई है, जो 2 हफ्तों में रिपोर्ट देगी। झा ने थप्पड़ मारने की बात स्वीकार करते हुए कहा कि प्रोफेसर ने उनसे गाली गलौज की और अनुचित व्यवहार किया। हालांकि उन्होंने बाद में माफी भी मांगी। वहीं प्रोफेसर कुमार का आरोप है कि ABVP सदस्य बिना बुलाए बैठक में घुस आए और उन पर इस्तीफे का दबाव बनाया। इस घटना के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ और छात्र संगठनों ने विरोध जताया और विश्वविद्यालय से सख्त कार्रवाई की मांग की। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.